प्राचीन मिस्र, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? फिरौन, ममीज, सोने से लदे खजाने, है ना? लेकिन जो असली कहानी है, जो इन सबसे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है, वो है उनकी इंजीनियरिंग की। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने मतलब रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी सभ्यता खड़ी कर दी जो हजारों साल तक टिकी रही। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सब कुछ नील नदी से शुरू हुआ, मिस्र की धड़कन। और ये बात आप मानिए कोई कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। मिस्र की पूरी सभ्यता, उसका पूरा वजूद नील नदी के दम पर खड़ा था। ये नदी सिर्फ पानी का जरिया नहीं थी, अरे ये तो उनकी जिंदगी थी, उनका वक्त था, उनका पूरा सिस्टम था। इसी नदी ने मिस्र को वो ताकत दी जिससे उसने इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक नदी ने दुनिया की सबसे महान शुरुआती सभ्यताओं में से एक को जन्म दे दिया? इसका जवाब वो छिपा है नदी के दिए हुए तोहफों में और मिस्र के लोगों की उस कमाल की समझदारी में जिससे उन्होंने उन तोहफों का इस्तेमाल करना सीखा। देखिए, मिस्र के लोगों ने ना नदी के मिजाज को समझ लिया था। वो जानते थे कि हर साल बाढ़ आएगी और अपने साथ लाएगी उपजाऊ मिट्टी, खेती के लिए एक वरदान। और इसी बाढ़ के आने जाने के हिसाब से उन्होंने सितारों को देखकर दुनिया का एक सबसे पहला और सटीक कैलेंडर बना डाला। अब जरा सोचिए, जब आपके हाथ में वक्त और खाने का कंट्रोल आ जाए तो समाज का कंट्रोल भी तो आ ही जाता है ना? बस यहीं से शुरुआत हुई एक सिस्टम की, कानून की और इस सोच की कि राजा कोई आम इंसान नहीं, वो तो एक देवता है। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया। राजा मेनेस ने मिस्र के दो अलग-अलग हिस्सों को, ऊपर और नीचे के मिस्र को जोड़कर एक देश बना दिया। ये थी मिस्र के साम्राज्य की ऑफिशियल शुरुआत, एक ऐसी ताकत की शुरुआत जिसने अगले 3000 सालों तक दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। तो अब बात करते हैं पुराने साम्राज्य की और उसके सबसे बड़े अजूबे की, महान पिरामिड। देखिए, ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, नहीं, ये तो इंसानी जिद और इंजीनियरिंग का वो सबूत है जो आज हजारों साल बाद भी हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। 23 लाख, जी हाँ, गीजा के महान पिरामिड को बनाने में चूना पत्थर के इतने ही ब्लॉक लगे थे। जरा एक पल के लिए इस नंबर को दिमाग में बैठाइए। हर एक ब्लॉक, हर एक, उसे खदान से काटा गया, मीलों तक घसीट कर लाया गया और फिर ठीक अपनी जगह पर लगाया गया। और हाँ, ये कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं थे। कुछ ग्रेनाइट के ब्लॉक्स का वजन 80 टन तक था, मतलब करीब 12 हाथियों के वजन के बराबर। और ये सब, याद रखिएगा, ये सब बिना किसी आज की मशीन के किया गया था। लेकिन वजन और गिनती से भी ज्यादा जो बात दिमाग घुमा देती है वो है इसकी प्रिसिजन, इसकी सटीकता। पूरा का पूरा पिरामिड चारों दिशाओं से 0.05 डिग्री से भी कम की गलती पर बना है। आज के जमाने में ऐसी सटीकता के लिए लेजर टेक्नोलॉजी लगती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये ही है, उन्होंने ये किया कैसे? बिना क्रेन, बिना आज के किसी भी औजार के उन्होंने ये नामुमकिन सा काम आखिर कर कैसे दिखाया? ये वो सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और इंजीनियरों के सिर में घूमता है। अब देखिए, जो थियरीज सबसे ज्यादा मानी जाती हैं उनमें से एक है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े रैंप्स बनाए होंगे या फिर काउंटरवेट्स का इस्तेमाल किया होगा, मतलब एक तरफ भारी वजन लगाकर पत्थरों को ऊपर खींचा होगा। और एक और कमाल की तरकीब, रेत पर पानी डालकर स्लेज को फिसलाना ताकि वो आसानी से खिंच सके। ये सब इंसानी दिमाग की जीत के सबूत हैं। हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आवाज से पत्थर उठाए गए या कोई बाहरी शक्ति थी, लेकिन सच तो ये है कि सारे सबूत इंजीनियरिंग की तरफ इशारा करते हैं, किसी जादू की तरफ नहीं। लेकिन पिरामिड बनाने जैसी इन शानदार कामयाबियों के बावजूद पुराने साम्राज्य का अंत हुआ, अराजकता और बिखराव के साथ। वो सुनहरा दौर खत्म हो गया, मिस्र एक अंधेरे दौर में चला गया। पर कहते हैं ना, राख से ही अक्सर कुछ नया जन्म लेता है। और इसी अराजकता के बाद उदय हुआ मध्य साम्राज्य का। इस दौर के राजाओं ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने विशाल मकबरे बनाने के बजाय अपना ध्यान लगाया लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर। उनकी इंजीनियरिंग का मकसद अब सिर्फ मरने के बाद की जिंदगी नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और खुशहाल समाज बनाना था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछा दिया,
अकाल से बचने के लिए अनाज के बड़े बड़े गोदाम बनवाए, बाढ़ को काबू करने के लिए सिस्टम बनाए। ये थी प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग, जो किसी एक राजा के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के काम आ रही थी। और हाँ, यहीं पर पहली बार इमारतों के डिजाइन में गणित और सिमेट्री का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर बनने वाली इमारतों की नींव रखी। और फिर आया नया साम्राज्य। ये था मिस्र का सबसे शानदार, सबसे ताकतवर दौर। इस वक्त मिस्र सिर्फ एक देश नहीं था, वो एक एम्पायर था, एक साम्राज्य। और इस साम्राज्य के राजाओं ने अपनी ताकत का सबूत पत्थर पर लिख दिया ताकि पूरी दुनिया देखे। ये दौर था महान शासकों का। हतशेप्सुट, वो महिला फिरौन जिसने शानदार मंदिर बनवाए। अखेनातेन, वो क्रांतिकारी जिसने धर्म ही बदल डाला। तूतनखामुन, वो नौजवान राजा जिसके मकबरे ने दुनिया को हैरान कर दिया। और रामसेस द्वितीय, वो महान बिल्डर और योद्धा जिसके नाम से ही एक पूरा युग जाना जाता है। और इन सब ने पीछे छोड़ी एक ऐसी विरासत जो इंजीनियरिंग के चमत्कारों के रूप में आज भी हमारे सामने है। चलिए पहले चमत्कार की बात करते हैं, ओबेलिस्क। जरा सोचकर देखिए, ग्रेनाइट की एक ही चट्टान से एक विशाल मीनार को तराशना, फिर उसे सैकड़ों मील दूर नदी के रास्ते लाना और शीशे की तरह चमकाना, और सबसे मुश्किल काम, उसे बिना किसी मॉडर्न क्रेन की सीधा खड़ा करना। ये कैसे किया गया, ये आज तक एक पहेली है। या फिर चलिए करनाक और लक्सर के महान मंदिरों की तरफ। ये मंदिर नहीं है, ये तो पत्थरों के जंगल हैं, जहां कुछ खंभों का वजन सैकड़ों टन है। सोचना भी मुश्किल है कि इन्हें उठाया और लगाया कैसे गया होगा। लेकिन ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये थीं विशालकाय खगोलीय घड़ियां। इनके दरवाजे, इनकी गैलरी साल के खास दिनों पर सूरज और तारों के साथ एकदम सीध में आ जाते थे। कमाल है। और सुनिए, इनकी इंजीनियरिंग सिर्फ पत्थर और इमारतों तक ही नहीं रुकी। उन्होंने जंग के मैदान का नक्शा भी बदल दिया। उन्होंने ऐसे धनुष बनाए जो ज्यादा दूर और ज्यादा ताकत से वार करते थे, बेहतर मेटल के हथियार बनाए और तेज रफ्तार वाले रथों का इस्तेमाल शुरू किया, जिसने मिस्र की सेना को उस वक्त की सबसे खतरनाक फौजों में से एक बना दिया। तो जब हम इन सारी चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। मिस्र की असली ताकत ना तो उनके सोने में थी और ना ही उनकी फौजों में। उनकी असली ताकत थी उनके इंजीनियरों के दिमाग में। और यही असली सबक है। वक्त के साथ उनके देवता भुला दिए गए, उनकी सेनाएं हार गईं, उनका साम्राज्य बिखर गया। लेकिन जो चीज टिकी रही वो थी उनकी इंजीनियरिंग। उनके बनाए पिरामिड्स, मंदिर, ओबेलिस्क वो आज भी खड़े हैं, इंसानी जिद और दिमाग की गवाही देते हुए। उनकी इस काबिलियत ने सिर्फ अपनी ही दुनिया नहीं बदली, बल्कि आने वाली दुनिया को भी एक नई शक्ल दी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज भी उस रेगिस्तान की रेत के नीचे और कौन-कौन से सबक दबे हुए हैं, कौन से राज छिपे हैं जो हमें सिखा सकते हैं कि कैसे कुछ ऐसा बनाया जाए जो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे।